ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ देहरादून जिले की प्रथम नागरिक मधु चौहान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे साथ बनी हुई है। ब्रेक पे जाने से पहले आप जिक्र कर रही थे कि इस वित्तीय वर्ष का जो बीतने की ओर है, अभी तक महज 40% पैसा ही आप लोगों को मिल पाया, जिला योजना का मिल पाया है, जबकि मेरे ख्याल से हफ्ता डेढ़ हफ्ता में ये वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है। क्यों, ये आपकी कमी है? नहीं, तो हमारी कमी क्या है, क्योंकि पैसा तो शासन से रिलीज़ होना है। वैसे तो सरकार के पास जो है मंत्रियों के लिए नई गाड़ियां खरीदने के लिए खूब पैसा है, हेलीकॉप्टर में अपने मंत्रियों को घुमाने के लिए तुम्हारे पास खूब पैसा है, सिर्फ जिला योजना में क्यों पैसा नहीं, ये बात हमें समझ में नहीं आई। लेकिन जब तर्क दिया जाता है, आप लोग आपके अधिकारी वहाँ जाते होंगे, आप भेजते होंगे उन्हें, तो वहाँ क्या दिक्कत आ रही है, किस आधार पर, कहाँ रुक रही है? वित्त नहीं है, कहते हैं हमने शासन में भेज रखा है और शासन से आ जाएगा तो हम लोग काम करवा देंगे। लेकिन शासन में, आप लोग शासन में भी पूछते होंगे ना, आप तो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। शासन वाले कहते हैं कि अभी पैसा आएगा जब हम लोग एकदम भेज देंगे आपको। लेकिन क्या इस बात पर आप यकीन कर लेते हैं कि साल बीतने कोई और है और पैसा उनके पास अभी तक आया ही नहीं? अगर 60% पैसा कहते तो यही है, अब क्या सच्चाई तो आप लोग पत्रकार लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से खोज करिए, हमसे तो यही कहा जाता है। ये पत्रकार लोग तो ये सच भी खोजते हैं कि ईयर एंडिंग में जिसे बंदर बांट कहते हैं। इसके पीछे मुझे ये साजिश लगती है। चलो कहते क्या है, मैंने कहा ना कि तुम्हारे पास और सब में पैसा है, विधायक निधि में तुम्हारे पास पैसा है, राज्य योजना में तुम्हारे पास पैसा है, मंत्रियों को हेलीकॉप्टर में घुमाने के लिए तुम्हारे पास पैसा है, सिर्फ जिला योजना में ही क्यों पैसा नहीं है? इसके पीछे क्या कारण है? शायद कारण यही मुझे लगता है कि उसमें जो है उनको ये लगता है कि इसका जो है जिला योजना में जो काम होंगे उसमें हमें मंत्रियों को, विधायकों को, हमको किसी को शामिल नहीं करा है, और पंचायत के प्रतिनिधि है, नगर निगम वाले हैं, ये लोग इसमें, इनको जो इसका क्रेडिट चला जाएगा, काम हो जाएंगे, इसमें जो है हम लोगों को नुकसान हो सकता है। बहुत सारे जो विधायक हैं, अगर हम अधिकांश की हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर निकालें और 70 की विधानसभा को अगर हम देखें, 71 हैं वैसे तो, लेकिन 70 के अगर हम निकालें तो 60 तो कम से कम ऐसे होंगे जो किसी न किसी पंचायत के प्रतिनिधि रहने के बाद और इन तमाम कष्टों को भुगतने के बाद वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन वहाँ पहुँच के शायद भूल जाते हैं, कल आप पहुँच जाएंगे तो आप भी भूल जाएंगे। दर्द फिर आप बोलेंगे विधायक लोग अपने विधायक निधि तो खर्च नहीं कर पाते हैं, और जिला योजना में उनको पता नहीं क्या इंटरेस्ट है। नहीं, मेरा विषय यह है कि यदि कल आप वहाँ पहुँचेंगी विधानसभा के भीतर, हो सकता है पंचायती राज मंत्रालय आपको मिल जाए, तब आपको भी शायद ये लगेगा कि भाई जिला पंचायत अध्यक्ष मजबूत अधिक हो जाएगा तो फिर मेरा मंत्री रहने का फायदा क्या है? क्योंकि ये मनोवृत्ति तो बदल रही है ना। जितने वहाँ विधायक हैं और मंत्री हैं आज, वो पहले जिला पंचायतों में या नगर निकायों में रहे हैं, इन कष्टों को झेलते रहे हैं, और वहां जाने के बाद वो भूल गए उन्हीं कष्टों को जिन पर वो बोलते थे। आज आप बोल रही हैं, कल आप भी भूल जाएंगी, हो सकता है। ये क्या गारंटी मानी जाए कि जब कल आज के कष्टों को देखते हुए लोग आपको विधायक बना दे और आपको वहां पहुंचा दे, और कल आप इन कष्टों को सुलझाने की पैरोकारी ना करें? नहीं, हम लोग तो इन चीज को झेल चुके हैं, तो हम लोग बदलेंगे, अपना एटीट्यूड बदलेंगे। शैला रानी रावत हैं जिला पंचायत के अध्यक्ष थी इससे पहले। राजेंद्र भंडारी हैं, ग्राम पंचायती राज मंत्री रहे, जिन्होंने पंचायती राज एक्ट बनाने की पहल की, वो भी जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे। दिनेश जनाइया नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, विजयपाल सचवान नगर पालिका के चेयरमैन रहे। आपको एक धुरे से अगर गिनाना हम शुरू कर दें तो सारे लोग पंचायतों से निकल कर आए हैं, और सारे लोग तब ये बात कहते थे कि पंचायतों के पास अधिकार नहीं है। और आज मौन है। आज प्रवर समिति में जाने के बाद भी वो आपकी जो पंचायती राज एक्ट को, मजबूत पंचायती राज एक्ट, कम से कम वर्तमान व्यवस्था से बेहतर है वो एक्ट, वो आज लागू नहीं हो पा रहा है। तो क्या गारंटी है कि लोग अगर आपको भी भेज दें तो कल आप भी वही हो जाएं जो वो हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, क्यों लगता है आपको, क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट है कि आप लोगों को कमजोर करने की कोशिश की जाती है उनके द्वारा? मैंने कहा ना, उत्तराखंड में जो आज लड़ाई है वो विकास की नहीं है, क्रेडिट लेने की लड़ाई है। अगर जिला योजना से काम हो रहे हैं तो उसका क्रेडिट जो है पंचायत प्रतिनिधियों को जा रहा है। वो बात माननीय विधायकों से, माननीय मंत्रियों से सहन नहीं होती। लेकिन आज भी जो पहचान है पंचायतों की या ब्लॉकों की, बहुत ईमानदार बात मैं कह रहा हूँ, राज्य भर के भीतर आम आदमी की नज़र में, अगर आप जिला पंचायत अध्यक्ष के नज़दीक हैं, उनसे परिचित हैं, या आप ब्लॉक प्रमुख या नगर पालिका अध्यक्ष के नज़दीक हैं, तो आपको ठेके मिलते रहेंगे और ठेके के जरिए आप कमा लेंगे। सड़क वड़क जो है एक मामला है सिर्फ उस पैसे का गोलमोल करने के लिए। उस जिला पंचायत या उससे कोई स्टेट के विजनरी कोई चीज़ बन पाएगी, कोई योजना ऐसी बन पाएगी जिससे जिला बदला हुआ दिखाई दे 5 साल के बीच? ऐसा लोगों में भी विश्वास नहीं रहा है। नहीं, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब सारे जिला पंचायत एक जैसे होंगे, या सारे ब्लॉक प्रमुख एक जैसे होंगे, या सारे प्रधान एक जैसे होंगे। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जैसे आप कह रहे हो, लेकिन कुछ लोग बहुत ईमानदार भी हो सकते हैं।
लेकिन फिर भी वो एक सड़क खड़ंजे से ऊपर नहीं जा पाई है भूमिका, ईमानदार होने के बावजूद भी। नहीं देखिए, अब काम आप कराओगे, जितना आपके पास बजट होगा काम तो उतना ही कराओगे। ग्राम सभा के पास जितना बजट आएगा सड़क खड़ंजा उतना ही तो बनाएगा। मधु चौहान ने जब चार्ज थामा था देहरादून जनपद का, ग्रामीण जो देहरादून है, क्योंकि आप जिला पंचायत अध्यक्ष है, 4-4.5 साल बाद आज वो जनपद कुछ बदल पाया या वैसा ही है? देखिए, जब मैंने चार्ज लिया था तो जिला पंचायत की स्थिति ये थी कि यहाँ पे तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं था, और आज हमारे जिला पंचायत में कम से कम 5-7 करोड़ रुपए हमारी जिला निधि, जिसको हम कहते हैं, जो एक तो पैसा आता है कि ठीक है, मतलब सरकार की तरफ से आ रहा है, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से। एक जिला निधि होती है हमारी, जो अपनी हमारे जो एसेट्स है, जो हमारे अपने टैक्स से आता है, इन सब चीज़ों से जो हमारे पास अपने एसेट्स आता है, तो वो कम से कम 5-7 करोड़ रुपए हमारे पास जिला निधि के रूप में है। एक हम लोगों ने अभी लदान एंड ढुलान नीति इसमें बनाई, जिला पंचायत की बनाई है, और उसका ठेका हमारा जो है 3 करोड़ 16 महीने के लिए 3 करोड़ 40 लाख रुपए में उसका ठेका भी छूटा है। तो वो जिला पंचायत की आय तो बढ़ी है उससे। लेकिन कई जगह पे ऐसा कर देते हैं, जैसे आपने कहा कि जो है जो ठेका जो 5-7 करोड़ में छूटना चाहिए उसको 50,000 रुपए में कर देते। लेकिन सब ऐसा नहीं है ना, सब जगह ऐसा नहीं है। लेकिन चलिए, इससे हटकर अगर मैं एक बात कहूँ, अगर आप जिला पंचायत के अध्यक्ष लोग हैं, आप देहरादून आप शुरुआत करते हैं, उससे आगे उत्तरकाशी ले जाते हैं, उससे कनेक्टेड फिर रुद्रप्रयाग जनपद है और चमोली है। अगर आप 4 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष तय करें और अपनी अपनी बाउंड्रीज के हिसाब से एक सुरंग की DPR शुरू करें, कोऑर्डिनेटर DPR, वो यहाँ से जाए और फिर वो गंगोत्री निकल जाए, और गंगोत्री से महज 30-35 किलोमीटर केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, और 2 घंटे में आप जो है यात्रा करके बद्री केदार घूम के और वापस देहरादून पहुंच जाते हैं। अगर इसकी सिर्फ एक DPR बनवा दें और DPR का प्रस्ताव आगे भेज दें देश के ग्रामीण विकास मंत्रालय या देश का कोई और मंत्रालय के पास, भारत सरकार के पास भेज दें, तो हो सकता है ये दिखे कि आपने उससे हटकर, जो लीक के जो विषय उनसे हटकर सोचा। क्योंकि वहां बैठने वाले लोगों को, जो जब ग्रामीण भारत के विकास की वो तस्वीर बनाते हैं, उनको नहीं मालूम कि जिस यात्रा में 3 दिन और 4 दिन लग रहे हैं, जिनमें इतनी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, वहां बद्रीनाथ और गंगोत्री का अंतर महज 35 किलोमीटर है। लेकिन शायद ऐसा हुआ नहीं। कभी आप लोग आपस में बैठ के ये कहते हैं कि कनेक्टेड हम स्कीम कैसे बनाएं, भले वो मंजूर हो ना हो, लेकिन 2 जिलों को की बाउंड्रीज में कोई लाभकारी बात हो सकती है, दोनों को मिलकर कोई चीज बना सकते हैं। शायद ऐसी पहल नहीं हुई है। नहीं हुई नहीं है, आपने आइडिया दे दिया तो इस बारे में भी सोचते हैं, बैठते हैं। लेकिन आप लोग, जैसे मैं अभी मंडी समितियों के अध्यक्षों से बात कर रहा था, और अलग अलग समितियों ने आपस में बैठकर एक नीति बनाई, उत्तराखंड की कृषि मंडी उत्पादन समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों ने, कि कभी अगर रेट वहां बढ़ जा रहे हैं, स्कैरसिटी उधम सिंह नगर में हो रही है, तो देहरादून की मंडी से प्रोडक्ट वहां चला जाए। नहीं, आपस में कोऑर्डिनेशन तो चाहे डिपार्टमेंटल है चाहे पॉलिटिकल लोगों का है, आपस में कोऑर्डिनेशन होना तो बहुत ज़रूरी है। और शायद कोऑर्डिनेशन के बिना जो जितने काम होने चाहिए उतने नहीं हो पाते हैं। अगर हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन होगा तभी काम हो पाएंगे। और बहुत बड़े पैमाने पर मुझे ये भी ध्यान है कि तात्कालीन पिछली सरकार के दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद थे, और उन्होंने गंभीर टिप्पणी की थी जब पैसा लैप्स हो रहा था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। क्या जिला पंचायतें या जो पंचायत में हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका कोई रोल होता है उसमें, या रोल होता ही नहीं है? जो सड़क का प्रस्ताव बना दिया, खर्च कर दिया तो कर दिया, नहीं किया तो नहीं किया, सड़कें जबकि वो ग्रामीण हैं। PMGSY में तो खैर नहीं है जिला पंचायत का रोल रहे। इसके लिए क्या हो सकता है, क्या सुझाव हो सकता है? कुछ वो आपको सुन रहे होंगे, वो जो लोग जो पैसा लैप्स करवाते हैं, जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है, असफल हो जाते हैं, आपका सहयोग लें तो शायद ये तस्वीर नहीं, हमारा सहयोग अगर लेंगे तो जरूर सहयोग मिलेगा। और पैसा तो जो भी जिस योजना के लिए आया उसका अगर यूटिलाइजेशन ठीक समय पे हो, और उससे बड़ी बात है कि जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ पर हो। जिस चीज़ के लिए वो आया है पैसा, उसकी जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, जिस जगह के लिए आया वहाँ पे उसको वहीं लगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब अगर 15 विभागों की आपने बात की थी, 15 या 16 विभाग आप लोगों के पास, अगर वो 17, 18, 19 और एक बार स्थिति ये भी थी उत्तर प्रदेश में कि 28 विभाग दिए जा रहे हैं, ये विषय भी चर्चा में था। वो कौन से ऐसे और विभाग हो सकते हैं जो ऐड होने चाहिए आप लोगों के पास, ताकतवर हों, आप लोगों का पावर हो, लेकिन और ऐड हो जाए तो आपकी योजनाएं और बेहतर हो सके? विभाग तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड जो भी विभाग है, तो चाहे वो इसका पेयजल वाले हों, चाहे PWD हों, चाहे हॉस्पिटल्स वगैरह हों, ये स्वास्थ्य वगैरह हों, तो ये सब विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड है और जिनका जो है उनको उपयोग होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में,
तो बहुत सारे विभाग है जो आ सकते हैं। ये जानकारी पूरे उत्तराखंड में है कि आपको एक बार फिर से नई सरकार, नई निर्वाचित सरकार, आपकी निर्वाचित जो कुर्सी है उससे आपको बेदखल करने की तैयारी कर रही है, क्या ये मामला है? अब हमको भी आदत हो गई है, मुझे पता है कि मेरे यहाँ हर 6 महीने में एक इंक्वायरी होनी है जी, तो चलता रहता है। लेकिन खैर मुझे नहीं इन सब चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता। अब जैसे अब आप अभी इस बार की बात कर रहे हैं जी, मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाते हैं, वैसे ही वो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, उनसे भी ना तो कोई कुछ पूछता है। पहले तो कहते हैं कि आपके यहाँ जो जिला पंचायत की बैठकें कम हैं, इतनी बैठकें होनी चाहिए और आपने इतनी करी है। तो मैं इन शिकायतकर्ताओं से पूछती कि सबसे पहले तो आप फिर विधानसभा को भंग करवाइए, क्योंकि साल में उसकी 90 बैठकें होनी चाहिए, 9 भी नहीं होती है। लेकिन अब मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरी जिला पंचायत में बाकी 13 हमारे यहाँ जिला पंचायत वो है, जी जी 13 जिले हैं, सबसे ज़्यादा बैठकें मेरे यहाँ होगी। हाँ, कई बार हम लोगों को, आप लोगों ने एक्ट पढ़ा हुआ है, कई बार हम लोगों को बैठक में मैंने तारीख दे दी, मान लिया विधानसभा का सत्र हो गया, संसद का सत्र हो गया, आचार संहिता लग गई, तो हमको बैठकें कई बार पोस्टपोन करनी पड़ती। अभी कुछ दिन पहले अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हमने ब्लॉकों की बैठक ली थी। मैंने ब्लॉक की बैठक ली थी, 6 ब्लॉकों में 10-12 ऐसी बैठकें हैं सबकी, उनकी तो कोई शिकायत नहीं करता, उनके खिलाफ तो कोई इंक्वायरी नहीं होती। डरते हैं मधु चौहान से। लेकिन मधु चौहान की ही बैठकें तुम्हें कम नजर आ रही है। दूसरा इल्जाम आप लगाते हैं कि जो मनरेगा की जो बजट, मनरेगा की जो कार्य योजना बनी है वो आपने सदन में नहीं रखी। मनरेगा की फाइल मेरे पास डीएम के दस्तखत के बाद आ रही है, उसमें आप लिख रहे हैं, डीएम, सीडीओ, डीडीओ, उसके अभियंता सब लिख रहे हैं कि आप इसमें कार्य योजना में अनुमोदन करके हस्ताक्षर कर दें। मैंने अनुमोदन करा और हस्ताक्षर कर दिए। उसमें तुमने कहाँ लिखा है कि इसको सदन में रखिए? 4 साल के कार्यकाल में मैंने 4 बार मनरेगा की कार्य योजना हम लोगों ने अनुमोदित करी है। 2 बार फाइल में लिख के आया कि इसको सदन में रखें, हमने 2 बार सदन में रख दी। 2 बार ये आया कि आप इसमें जो है अनुमोदन करके हस्ताक्षर कर दीजिए, मैंने अनुमोदन करके हस्ताक्षर कर दिए। तो भाई अगर मैंने उसको सदन में नहीं रखा तो उनसे डीएम से, उन सीडीओ से, उनसे तो पूछिए कि आपने अध्यक्ष जी को क्यों नहीं बताया कि इसको सदन में रखें। हाँ, मेरा फॉल्ट तब है अगर मेरे पे फाइल में आप लिख के भेज दें कि आप इसको सदन में रखो, मैंने नहीं रखा, तब मेरा फॉल्ट। तीसरा इल्जाम, अभी हम लोग डीपीसी की बात कर रहे थे, जिला तीसरे इल्जाम पे आता हूँ। हाँ। दूसरे इल्जाम की जो भाषा आप कह रही हैं, अगर एग्जैक्ट वो भाषा है, और बीइंग मनरेगा में वो आपके जूनियर अधिकारी हैं, आप उनकी जनप्रतिनिधि सर्वोच्च हैं वहाँ, जो आपने बताया स्टेटस जो आपका है, और अगर आपको ये लिखें तो ये तो डिक्टेशन हुआ कि आप अनुमोदन कर दें या अनुमोदन देना चाहेंगी, तो सम्मान है कि आप देना चाहें ना देना चाहे, आपको त्रुटि लगे तो आप वापस भेजेंगे फाइल। अगर अनुमोदन कर दें तो शायद ये तो डिक्टेशन हुआ कि जैसे जिलाधिकारी ये समझ रहे हैं उस कमेटी में कि वो अध्यक्ष हैं। की जो कार्य योजना बनती है जी, वो ग्राम सभा से बनी जी, ग्राम सभा के बाद वो ब्लॉक में जाएगी और ब्लॉक के बाद वो जिला पंचायत में आएगी। आप उसमें अगर थोड़ा भी कुछ भी उसमें जोड़ना घटाना है तो आप उसको ग्राम सभा में वापस भेजना पड़ेगा, वापस भेजना पड़ेगा जी। तो मैंने तो उसमें कोई वो कराई नहीं, मैंने तो उसमें कोई चेंज कराई नहीं, जैसे मेरे पास आई मैंने उसको वैसा भेज दिया। लेकिन फिर भी जब आपका एक अधीनस्थ, हाँ, 2-3 जगह की उसमें शिकायतें थी, उनके लिए मैंने जरूर इंक्वायरी के लिए लिखा था कि इन 3 जगहों की मेरे पास शिकायत आई है और इनके जो इंक्वायरी करिए। लेकिन 1 साल 1.5 साल बाद उसमें कोई इंक्वायरी नहीं मनरेगा जैसे गंभीर विषय पे। हाँ, मधु चौहान की इंक्वायरी आ जाए तो 15 दिन के अंदर उसमें जांच भी हो जाती है, 15 दिन के अंदर उसकी जांच होकर चली भी जाती है और महीने भर के अंदर उसकी मधु चौहान की पावर भी सीज हो जाती है, उसको डिसमिस भी कर देते हैं। अब जो भाषा, जिस भाषा की बात हो रही है, क्योंकि वह उस समिति में डीएम या सीडीओ आपके अधीनस्थ हैं, और यदि वो लिखते हैं कि आप अनुमोदन कर दें तो ये आदेश हो रहा है आपको कि अनुमोदन कर दें, आप साइन कर दें? नहीं, उसमें ये है ना भाई, पूरी भाषा रहती है कि फलाने जो है इतने ये कार्य योजना जो है आई है और इसमें जो है अनुमोदन करनी है तो हस्ताक्षर है, तो आपके सामने प्रस्तुत है। लेकिन कहीं जो 2 बातें हैं कि 2 बार ये कहा गया कि आप सदन करें और सदन से अनुमोदन करा दें, एक बार आपको इस बार ये उन्होंने लिखा कि सदन से अनुमोदन करा दें तो हमने सदन से अनुमोदन करा दिया। प्रावधान क्या कहता है? प्रावधान क्या कहता है मनरेगा का, जिसमें जब आप उसके अध्यक्ष होती हैं उस समिति की, तो वहां प्रावधान क्या कहता है कि माननीय सदन से आपको अनुमोदन लेना पड़ेगा या अध्यक्ष सदन से है, लेकिन ये बताना जिम्मेदारी डीएम की है।
जो उसमें जिला कार्यक्रम समन्वयक है, सारी जिम्मेदारी उसकी। लेकिन चलिए मैं इस बात को समझता हूँ, अगर अगर डीएम नहीं बताएंगे या आपको अधीनस्थ अधिकारी नहीं बताएंगे तो क्या सिर्फ आप पपेट की तरह वो बताएंगे तो आप काम करेंगे, नहीं बताएंगे तो नहीं नहीं, ऐसा है ना, तो एक जनप्रतिनिधि, इस जब जनप्रतिनिधि मैंने का पपेट। उसमें कोई चेंज करा ही नहीं है जो उन्होंने मुझे बना के दी, मैं उसको एज यूजुअल उसको पास कर रही हूँ। तो मान्य सदन से यदि अनुमोदन लिए बगैर आपने पारित कर दिया तो वो वापस कहा जा सकता है कि मान्य सदन से अनुमोदन लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको हटाने जैसी व्यवस्था क्या हुई? अब ये तो आप उनसे पूछिए जो हटवाने की कार्रवाई करते। अब तीसरा जो आप पे आरोप है वो क्या है? तीसरा आरोप कहते हैं कि अभी हम लोग उसके डीपीसी की बात कर रहे थे, जिला योजना समिति की। जी, कहते हैं कि जिला योजना समिति के जो प्रस्ताव गए हैं वो प्रॉपर वे में नहीं गए। प्रॉपर वे से मतलब वही कि ग्राम सभा से, फिर ब्लॉक से और फिर जिला पंचायत से। हमने ग्राम सभाओं को और ब्लॉकों को एक तारीख दे दी कि आप इस तारीख तक जो है ब्लॉक में, इस तारीख तक ग्राम सभा से पास करा के, इस तारीख तक ब्लॉक से पास करा कर, इस तारीख तक आप जिला पंचायत में भेजिए। हमारे पास नहीं आए उस तारीख तक, तो हम लोगों ने उसको जिला पंचायत से ही सदन से पास करा के हमने उसको डीपीसी मीटिंग में रख दी। अब इसमें भी मधु चौहान का दोष है कि अगर ग्राम सभा से नहीं आए, अगर ब्लॉक से नहीं आए, तो मधु चौहान उनके घर जाए लेने के लिए कि भाई तुम जो है मुझे प्रस्ताव दे दो, तब हम उसको जिला पंचायत में रखेंगे, तब हम उसको पास कराएंगे, नहीं तो मधु चौहान को हटाओ। और जिला योजना तो जो है मैंने आप लोगों को बताया कि अभी 11-12 तारीख से प्रॉपर वे में बनी है। इससे पहले तो वही थे उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और वो लोग अपने प्रस्ताव डायरेक्ट भेजते थे। अभी 11-12 तारीख से बननी शुरू हुई। तो अब अगर ग्राम सभा से प्रस्ताव नहीं आए, ब्लॉक से प्रस्ताव नहीं आए, तो इसमें मधु चौहान क्या करे भाई? मैंने तो तब भी उसको सदन से पास करा के, जो हमारे पास प्रस्ताव आए थे हमने उसको जिला पंचायत के सदन से पास करा के उसको डीपीसी में तब भेजा। लेकिन जो आप कह रही हैं ये इल्जाम है, ये 3 इल्जाम है, ये 3 इल्जाम इस वक्त लगाए गए हैं। और इससे पहले वाले में तो ये था कि जी 2 ब्लॉकों में ज्यादा काम करा दिए। मुझे इस इल्जाम पे हटा दिया था कि मधु चौहान ने 2 ब्लॉकों में ज्यादा काम करवा दी। लेकिन अध्यक्ष तो आप पूरे जिले की होती हैं, फिर 2 ब्लॉक नहीं। देखिए जज ने क्या कहा कोर्ट में कि काम करवाए ना, मिस्टर एडवोकेट जनरल आप खुद कह रहे हैं कि काम करवाए, घर तो नहीं ले गई। 2 ब्लॉकों में, उन दो ब्लॉकों में काम की ज्यादा जरूरत थी। ममता बनर्जी का उन्होंने उदाहरण दिया, उस वक्त रेल मंत्री थी, कि ममता बनर्जी रेल मंत्री है, अधिकतर रेलवे प्रोजेक्ट जो है पश्चिम बंगाल चले गए, तो उसको डिसमिस कर दोगे। जनप्रतिनिधि के विवेक पर भी निर्भर है, क्षेत्र की जरूरत पर डिपेंड है। हम ऐसा कहां तराजू लेके तोलेंगे हम कि जो हमारे पास 6 ब्लॉक हो तो बिल्कुल बराबर जो आप बजट बांटो। किसी ब्लॉक में ज्यादा जरूरत है, किसी ब्लॉक में उस वक्त परिस्थितियां ऐसी थी, कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई, कुछ ऐसी बात हो गई, हमने वहां ज्यादा काम करवा दी। नहीं, उस क्षेत्र का लाभ ये भी कि उस क्षेत्र की बेटी जिला पंचायत के अध्यक्ष है, तो कम से कम उन्हें नहीं, ऐसा प्रॉपर नहीं है ब्लॉक। आप कालसी और विकासनगर थे, चक्राता उसमें नहीं था कि अगर मैं जिस क्षेत्र की बेटी हूँ चक्राता उस ब्लॉक में नहीं था। 2 ब्लॉक जो कालसी और विकासनगर ब्लॉक थे। लेकिन अगर हम इस आपके जिले की भौगोलिक परिस्थिति को समझें तो आज भी ये माना जाता है जिस क्षेत्र से आप हैं वही अधिकांश पिछड़ा हुआ, क्योंकि जो बाकी ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ सड़कें बहुत हाई फाई सड़कें चली गई हैं। अगर हम रायपुर की बात करें या हम डोईवाला से पीछे की बात करें, ये क्यों है कि आप ही का क्षेत्र 65 साल बाद भी वो अच्छी सड़कों से महरूम है? वहाँ दुर्घटनाएं वहाँ रोजमर्रा होती हैं, जबकि शिमला जाने का जो रास्ता हिमाचल का बॉर्डर वाया मीनस पुल वो भी वहाँ पड़ता है, और उसके बावजूद वहाँ की जो रोड की स्थिति है कि अगर 2 गाड़ियाँ इकट्ठे क्रॉस हो जाएं तो गिरने का भय हमेशा रहता है कि एक टायर कब नीचे चला जाए। क्यों 65 साल में वहाँ योजना बनाने वाले सारे दिमाग वहाँ से निकल कर आए और वहीं की सड़क चौड़ी हो सके, इसकी योजना नहीं बन पाई 65 साल में? पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मेरा क्षेत्र जो है पूरा जिला है, क्योंकि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ। मूल रूप से हाँ, मैं आ रही हूँ, वहाँ पे भी आ रही हूँ। मैं जहाँ की बेटी हूँ, मैं जहाँ की बहू हूँ। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, और मैं लेती हूँ जिम्मेदारी कि शायद उसके लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूँ। मैं उतना एज ए जिला पंचायत अध्यक्ष मेरे ख्याल से उतना नहीं कर पाई उस क्षेत्र के लिए जितना मुझे करना चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा वक्त मेरा जो है सरकारों से लड़ाई में निकल गया, और अब कार्यकाल जब पूरा होने को है तो लास्ट में भी ये सब लड़ाई चल रही है। ये बात सही है कि वहाँ की जो है सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है, स्कूलों की स्थिति बहुत ख़राब है। जो अभी भी, पहले भी वहाँ पे प्रतिनिधि रहे, जो आज भी प्रतिनिधि रहे, लेकिन जिम्मेदारी उनकी भी बनती है इस चीज़ के लिए। यही मैं कह रहा हूँ कि अगर 65 साल के दौरान उस सड़क को चौड़ा करने के लिए जो इंटरस्टेट सड़क हम उसे कह सकते हैं,
मीनस पुल से होते हुए जो जो शिमला पहुंचता है, जो हिमाचल और उत्तराखंड को कनेक्ट कर रहा है उस रोड से, वो रोड चौड़ी नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर वहां से दो या तीन बार सफर कर चुका हूं देखने के लिए। हाँ हाँ, वो आप उसकी भी बात करिए कि हमारे यहाँ जो बहुत हम लोगों की आस्था का प्रतीक है हनोल जी का मंदिर है, वहाँ की सड़क आप जाइए, 5 बार आपकी गाड़ी पंचर होती है रास्ते में जाते। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले कुछ लड़के आए थे कि मैडम जो है आपकी हमको मदद चाहिए, हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो है 4 वो है बद्रीनाथ, केदारनाथ और उत्तरकाशी यमुनोत्री मिलाकर जो 4 धाम हैं, और हनोल को हम जब 5वां धाम घोषित कराना चाहते हैं तो मैंने कहा हनोल को 5वां धाम तब घोषित कराएंगे, पहले वहाँ की सड़क तो ठीक करिए। कोई 5वां धाम जा रहा है और रास्ते में उसकी गाड़ी 10 बार पंचर हो रही है तो क्या 5वां धाम करेगा वो? तो उस 5वें धाम तक, या जो 5वां धाम है हनोल पर लोगों की आस्था है, दैवीय ताकत भी है, लेकिन दैवीय ताकत भी कमतर पड़ जा रही है आप लोगों के बीच आज पॉलिटिकल विल के बीच। क्योंकि अगर अधिकारी बनाना भी चाह रहे हो, उसको चौड़ाव करना भी चाह रहे हो, तो उसे उन्हें कौन रोक रहा है उससे? क्योंकि हर सड़क चौड़ी हो रही है 65 साल में, सिर्फ यही क्यों चौड़ी नहीं हो पा रही है जबकि ये मेन राजधानी में नहीं है। वहाँ के जनप्रतिनिधियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और क्या वजह है आपस की खींचतान की वजह से, या वहाँ के, मैं तो कहीं ना कहीं जनता भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिनको आप 65 साल से वोट दे रहे हो, जिनको आप 65 साल से बना रहे हो, आप उनसे इतना तो कह ही सकते हैं। किस बात पे आप उनको वोट दे रहे हो, किस बात पे जिता रहे हो? किस बात पे वोट दे किस बात पे जिता रहे हो? लेकिन अभी स्थिति यह है कि अगर आप इस जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष बने, और मुझे लगता है सबसे अशांत जिला यदि पंचायतों के आधार पर कहा जाए तो यही है, जहां हुकूमत चाहे किसी की भी आए वो आपसे डरती रही। अगर कल आप विधायक बन जाएंगी, मंत्री बन जाएंगी, तो फिर तो आप ये लड़ाई और बढ़ जाएगी। ये मधु चौहान को कुछ बदलना पड़ेगा कि सिस्टम उनसे लड़ाई ना लड़ता रहे, या सिस्टम को मधु चौहान बदल देगी कि? देखिए, अब आप किसी को ये तो नहीं मना कर सकते कि आप मेरे से लड़ाई मत लड़ो, लेकिन यह है कि जब आपसे कोई लड़ाई लड़ेगा तो आप लड़ने के लिए भी तैयार रहिए। और सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो आपकी बात यह कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए। हम आपस के झगड़ों में, हम आपस के लड़ाई झगड़े में, हमारे गांव के, खेत के आपस के झगड़े चलते रहेंगे, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए तो सोचना ही पड़ेगा। जो आपसे जंग लगातार लड़ रहे हैं, कोई संदेश देना चाहेंगे उन्हें? क्योंकि जो आपको हटाने की तैयारी कर रहे हैं उनको धन्यवाद देना चाहेंगे अंत में? नहीं, अंत में तो मैं तो यही कहूँगी कि मधु चौहान अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है, और मुझे अपने काम पर इतना भरोसा है कि इस तरह के लड़ाइयों से हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इतना जानती हूँ कि मैंने जो काम करे हैं, मैंने जो अपने ज़िले के लिए काम करे हैं, या जो मैंने जो ऑफिस में जिस तरह के हम लोगों ने, मेरे स्टाफ ने, हम लोगों ने काम करे हैं, उसमें इन सब इंक्वायरी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और पहले भी लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे, लेकिन इतना तय है कि जब मुझे अपने आप पे विश्वास, अपने काम पे विश्वास है, तो इन सब चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जो बाकी महिला जनप्रतिनिधि हैं वो भी बहुत गंभीर समस्याएं घर से लेकर और दफ्तर तक सब जगह झेल रही, समाज तक, उनको कोई सबक देना चाहेंगे? इतनी लड़ाइयों के बीच आप फिर भी जो है जिला पंचायत की अध्यक्ष की कुर्सी पर अभी विराजमान है और चुनौती भी दे रही हैं, तो जो बाकी जो हैं, जो कमजोर होकर डर गई होंगी, दुबक गई होंगी व्यवस्था के खिलाफ, और चुनाव जीतने के बाद भी कुछ की प्रधान ने, उनके पति देव ने ही मोहर ले लिए, कम से कम मोहर तो वापस लें, अपनी सील तो वापस लें, दस्तखत तो अपने करें, उनको संदेश? मुझे अपनी बहनों से इतना ही कहना है कि आप अपने ऊपर और अपने काम के ऊपर विश्वास रखिए। सीखना कोई वो नहीं है कि आप सीख रही हैं तो सीखिए उसको, लेकिन इतना है कि अपने हक को, अपने महत्व को पहचानिए, और जिस दिन आप अपने को महत्व देंगे, उस दिन दूसरा आपको जरूर महत्व देगा। चलिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें करी, और आप लोगों के लिए भी, खासतौर पर महिला तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए भी, और जो जनप्रतिनिधि बनना चाहती हैं, आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण जो मिला है 50% वो सार्थक तभी होगा जब आप मधु चौहान या इन जैसे जो बाकी लोग हैं उनकी तरह व्यवस्था के खिलाफ लड़ेंगी। और अगर आप सिर्फ सिंबॉलिक रबर स्टैंप होंगे तो शायद फिर ये लगेगा कि आरक्षण देने का लाभ है नहीं। आज आपने बहुत सारे विषयों पर बड़ी खुलकर चर्चा की। मधु चौहान जी, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे और हमारे मेहमान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।